आज 3 साल बाद अपने दोस्तों से मिली थी। विक्की, समीर और अवनीत चारों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। हाय गाइस, मैं 3 साल बाद यहाँ आई हूँ और अब पता नहीं अगली बार कब आना होगा। तो क्यों ना इस वीकेंड पर अपने फॉरेस्ट हाउस पर चलकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर ले। सुनकर अवनीत डर सी गई और बोली, यार बात तो सही है, लेकिन जब से गुंजन वहाँ से गायब हुई है ना, मेरा वहाँ दोबारा जाने को मन ही नहीं करता। अब उन सभी को अपनी उस दोस्त गुंजन की याद आई जो इस वक्त उनके बीच नहीं थी। 3 साल पहले वो पांचों एक साथ अपने फॉरेस्ट हाउस गए थे। 2 दिन गुजरने के बाद प्रिया के घर से कॉल आया कि उसकी मम्मी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। इसलिए वो विक्की को अपने साथ लेकर अर्जेंटली वहां से निकल गई थी। अब समीर, अवनीत और गुंजन ही वहां रह गए थे। लेकिन उसी रात पता नहीं गुंजन कहाँ गायब हो गई। सुबह जब समीर और अवनीत को वो घर में नजर नहीं आई तो उन्होंने उसको बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं आसपास भी नहीं थी। उस दिन के बाद से ये बात सिर्फ एक राज बनकर रह गई थी कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। गुंजन भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। लास्ट टाइम हमने उसको फॉरेस्ट हाउस में ही देखा था, वहाँ उसकी यादें बसी हैं। मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी, प्रिया ने कहा। और फिर चारों ने यही फैसला किया कि वो अगली रात ही फॉरेस्ट हाउस जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। अगली रात को वे लोग अपनी जीप से फॉरेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो गए। यार सच में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारा फॉरेस्ट हाउस अभी होगा कैसा। 3 साल हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले वहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। ये क्या बोल रही हो तुम? कोई साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी। मुझे याद है पिछली बार भी जब हम वहाँ गए थे तो 1 साल में वहाँ जरा भी गंदगी नहीं हुई थी। अरे तुम फिक्र मत करो, एक कमरे की सफाई हम कर लेंगे, बाकी 4 कमरों की तुम कर देना। सुनकर सभी हंसने लगे। इसी तरह से हंसी, मजाक और बातें करते हुए वो अपने फॉरेस्ट हाउस पहुंच गए। जीप साइड में लगाकर चारों बाहर निकले तो देखा कि दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। अरे वाह मेरे प्यारे दोस्तों, तुम दोनों लास्ट टाइम इतनी जल्दी में थे कि यहाँ ताला भी लगा कर नहीं गए। हाँ, प्रिया ने झुंझुलाती हुई आवाज में कहा। इतनी भी क्या जल्दी थी? कोई भूत देख लिया था क्या? सुनकर समीर और अवनीत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों की आंखें एक दूसरे से कुछ सवाल कर रही हो। प्रिया ने कुंडी खोली और चारों अंदर दाखिल हो गए। फिर हॉल में बैठकर थोड़ी देर तक बातें की और फिर उन्हें पार्टी करने की सूझी। प्रिया ने अवनीत के साथ मिलकर सबके लिए फास्ट फूड और ड्रिंक वगैरह बनाई। सबने साथ बैठकर खाया पिया और फिर म्यूजिक करके डांस करने लगे। उनकी ये मौज मस्ती रात तकरीबन 1 बजे तक चली। फिर वो अपने अपने रूम की तरफ सोने चले गए। प्रिया उस बंद कमरे की तरफ बढ़ रही थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा राज दफन था। उसको उस तरफ जाते देख न जाने क्यों अवनीत और समीर के चेहरे का रंग उड़ सा गया और दोनों एक साथ बोले, रुको। प्रिया, उस कमरे में कहाँ जा रही हो? तुम्हारा कमरा तो ये है ना? प्रिया रुक गई और बोली, हाँ तो क्या हुआ? ये कमरा भी तो गुंजन का हुआ करता था ना। इसमें आज रात मैं रुकूंगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? असल में जब वो गायब हुई थी तो हमने उसके कमरे में ही सबसे पहले उसको ढूंढना शुरू किया था। वहाँ पर सब कुछ फैला पड़ा है और कबर्ड भी गिरी पड़ी है, इसलिए मना कर रहे हैं। समीर ने बात को संभालते हुए कहा। ठीक है, मैं अपने कमरे में ही सो जाती हूँ, प्रिया ने कहा। और फिर सब अपने अपने दोनों कमरों में पहुंच गए। रात के तकरीबन 1 बजे जब प्रिया बेड पर लेटी थी तो उसके दिमाग में गुंजन का ही ख्याल घूम रहा था और उस बंद दरवाजे की तस्वीर जिसको खोलने से समीर और अवनीत ने उसको रोक दिया था। क्या सच में अवनीत और समीर सिर्फ गंदगी होने की वजह से उसको कमरे में जाने से रोक रहे थे, या इसके पीछे कोई राज छिपा है? अगर वो सच बोल रहे थे तो क्यों उनके चेहरे उस वक्त गंभीर हो गए थे?
उसके मन में कई सवाल आ रहे थे जिसका जवाब उसको सिर्फ उस कमरे में जाकर ही मिल सकता था। प्रिया अपने बिस्तर से उठी और दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली। उसके दिल से आवाज आती कि शायद उसको अपने साथ विक्की को ले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने कदमों को रोक ना पा रही थी। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो उस बंद कमरे के पास जाकर रुकी। उसने धीरे से कुंडी पर हाथ रखा और फिर एक झटके से उसको खोल दिया। उस कमरे में लगा बल्ब हल्की रोशनी किए हुए था। उसमें एक बेड, एक कबर्ड और एक संदूक रखा हुआ था। उसने देखा कि कबर्ड एकदम सही से अपनी जगह पर खड़ी है। साफ हो चुका था कि समीर और अवनीत झूठ बोल रहे थे। प्रिया पहले उस कबर्ड के पास गई और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा ज्यादा समय तक बंद रहने की वजह से एकदम जाम हो चुका था। वो उसको खोलने की कोशिश कर रही थी कि उसके कानों में एक आवाज गूंजी। रात के सन्नाटे में जैसे ही आवाज हुई, वह एकदम से चौंक पड़ी। उसने गौर किया कि वो आवाज लकड़ी के उस संदूक से आ रही है जो कि बेड के ठीक बराबर में रखा है। प्रिया धीमे कदमों से उस संदूक की तरफ बढ़ने लगी। उसमें से अभी भी वो ठक ठक की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो संदूक के पास पहुंची तो वो आवाज अचानक से बंद हो गई। उसने एक लंबी सांस भरकर उसके ढक्कन पर अपने हाथ रखे और फिर धीरे से उसको उठाया। अभी उसने सिर्फ आधा ढक्कन ही ऊपर उठाया था कि तभी उसमें से दो लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ बाहर निकले और उसका गला पकड़ लिया। बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी, बचाओ। वो सिर्फ इतना ही कह पाई थी कि इन हाथों ने उसको पूरा संदूक के अंदर खींच लिया और संदूक का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। काफी देर तक उस संदूक से प्रिया के चिल्लाने और संदूक को अंदर से पीटने की आवाजें आती रही, फिर एकदम शांत हो गई। समीर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर किसी का हाथ चल रहा है। अचानक से उसकी आंख खुली और वो उठ गया। कौन है? कहते हुए उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। थैंक गॉड, कहते ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके पीछे उसी के बिस्तर पर एक डरावनी दिखने वाली लड़की बैठी थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे काले काले बाल कंधे पर बिखरे पड़े थे। उसकी लाल चमकती आंखें समीर को ही घूर रही थी। समीर ने जैसे ही पलट कर देखा, डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ी। वो हड़बड़ाता हुआ बेड से उठा और कमरे से निकलकर सीधा हॉल की तरफ भागा। तभी उसको सामने एक चीज नजर आई जिसको देखकर उसके कदम रुक गए और आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही संदूक रखा हुआ था। ये संदूक यहाँ कैसे आया? अपने कांपते हुए होठों से कहकर वो जैसे ही वापस भागने के लिए पीछे पलटा तो वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसने अचानक से समीर का गला पकड़ लिया और उसको पीछे की तरफ धक्का दिया। ऐसा करने से समीर उस संदूक में जा टकराया और नीचे गिर गया। फिर वो खड़ा हुआ तो वो लड़की फिर से गायब हो गई। अभी समीर ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अगले ही पल संदूक का ढक्कन अपने आप खोला और वही लड़की उसमें से खड़ी होती हुई नजर आई। समीर ने डरते डरते जैसे ही पीछे देखा, उसने समीर का गला पकड़ा और उसको संदूक के अंदर ले लिया। संदूक का ढक्कन अपने आप बंद हो गया और समीर के चीखने की आवाजें उसमें से बाहर आने लगी। ये आवाज अवनीत के कानों तक पहुंची तो वो भी डर कर अपने कमरे से बाहर निकली और उस तरफ भागी। अवनीत ने अपनी आंखों से देखा कि संदूक का ढक्कन खोला और उसमें से समीर की लाश बाहर निकलकर जमीन पर आ गिरी। फिर अवनीत को महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अवनीत डर और दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज अब विक्की के कमरे तक पहुंच गई। वो उस टाइम सो रहा था, लेकिन अवनीत की चीखने की आवाज बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई। वो उठा
और अपने आसपास देखने लगा। तभी एक बार फिर से उसको अवनीत की चीख सुनाई दी। ये तो अवनीत की आवाज है। कहकर वो अपने कमरे से निकल अवनीत के कमरे की तरफ भागा। जब तक विकी वहां पहुंचा तब तक अवनीत उस संदूक में बंद हो चुकी थी। विकी समीर की लाश को जमीन पर पड़ा देखकर चौंक पड़ा और उसके पास गया। इतने में संदूक से अवनीत के चिल्लाने की आवाज फिर से आई, तो वो उसको छोड़कर संदूक के पास पहुंचा। विकी ने संदूक का ढक्कन खोला और अवनीत को उससे बाहर निकाला। वो बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। पता चला कि डर क्या होता है? उसके डरपोक होने का बहुत मजाक बनाया था ना तुमने? पीछे से प्रिया की आवाज आई और फिर उन दोनों के करीब आकर बोली, गुंजन की आत्मा मुझे सब कुछ बता चुकी है। अब अच्छा होगा कि तुम लोग अपने मुंह से सब कुछ बयां कर दो। हो सकता है वो तुमको माफ कर दे। सुनकर विक्की अवनीत को हैरानी से देखने लगा और बोला, ये किस सच की बात कर रही है? ये सुनकर अवनीत ने एक लंबी सांस भरी और बोली, हमने तुम लोगों से झूठ बोला था। गुंजन यहाँ से गायब नहीं हुई थी। उस दिन जब तुम दोनों यहाँ से चले गए थे तब रात के टाइम मुझे और समीर को गुंजन के साथ मजाक करने की सूझी। रवि ने मेरा एक डरावना मेकओवर किया और फिर मैं घर की कुछ लाइट्स बंद करके भूत बनकर गुंजन को डराने लगी। वो मुझे असल की आत्मा समझ बैठी और डरकर इधर उधर भागने लगी। जब वो जाकर कहीं छिप गई तो हम दोनों एक साथ मिलकर खूब हंसे और फिर दोबारा डरावनी आवाज में उसका नाम पुकारती हुई इधर उधर घूमने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब उसको गायब हुए बहुत देर हो गई तो हम दोनों डर गए और उसको तलाश करने लगे। घंटों तक वो हमें कहीं भी नहीं मिली और लास्ट में हम दोबारा उसके कमरे में गए। हमने कबर्ड खोला तो वो उसमें भी नहीं थी। फिर मेरी नजर उसके कमरे में रखे एक संदूक पर पड़ी। हम लोगों ने डरते डरते जल्दी से उसको खोल कर देखा तो वो उसी में थी, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। इसका मतलब था कि वो डरकर उस संदूक में जाकर छिप गई थी, लेकिन फिर शायद उससे बाहर नहीं आ सकी। हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अगर इस बात को छिपाते नहीं तो हमें जेल हो सकती थी। इसीलिए हमने गार्डन में जाकर उसकी लाश को जला दिया और तुम लोगों से ये झूठ बोल दिया कि वो रात में हमें बिना बताए कहीं चली गई है। सुनकर विक्की उसको हैरानी से देखने लगा। तभी अचानक से संदूक का दरवाजा खोला और उसमें से गुंजन की आत्मा निकलकर अवनीत की तरफ बढ़ी। ये देखकर तीनों ही डर गए थे। उसने अवनीत के बालों को पकड़ा और उसको घसीटकर बाहर की तरफ ले जाने लगी। विक्की और प्रिया भी उसके पीछे बाहर की तरफ भागे। जब वो बाहर पहुंचे तो अवनीत की बॉडी मरी हुई हालत में मेन गेट पर लटकी हुई थी। उस गेट की दो बड़ी सलाखें उसके सीने के आर पार हो चुकी थी और उससे खून टपक रहा था। उसके पास ही गुंजन की आत्मा खड़ी हुई थी। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, कहकर उसने दोनों की तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर गायब हो गई। दोस्ती में हंसी मजाक ना हो तो दोस्ती अधूरी सी लगती है, लेकिन मजाक सिर्फ उतना करो जिससे आपके दोस्त और दोस्ती दोनों सलामत रहें।